भारत के हर नागरिक को संवैधानिक रूप से शिक्षा मिले, इस मकसद से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन अभियान को देश में शुरू किया गया। समाज के हर तबके को सम्मान के साथ मुफ्त शिक्षा देने का भी प्रावधान इस अभियान के तहत किया गया। भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है। भारत में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज ही के दिन 11 नवंबर 1888 को पैदा हुए थे। ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इन रिमेम्बरेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर हैं। इसके अलावा ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट हैं। सो टू रिमेंबर हिज कंट्रीब्यूशंस वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल एजुकेशन डे। और दिस इज़ ए डे ऑन विच हम सब लोग ये सोचना चाहिए कैसा हम हमारा यूथ को एजुकेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे देंगे इनको। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे in higher education for all of us to recollect and rethink about how to take our higher education forward. मौलाना आज़ाद की शिक्षा के बारे में बात करने के पहले मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि 1940 में मौलाना आज़ाद ने कहा था कि भारत की अविभाज्य संरचना का मैं भी एक हिस्सा हूँ और यह संरचना मेरे बिना पूरी नहीं हो सकती। मैंने इसमें योगदान किया है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीयता और हम सब अविभाज्य हैं, एक दूसरे के साथ हैं। देश में एकता और संरचना लाने के लिए सामूहिक रूप से हर प्रकार से लोग जुड़ जाएं, ऐसा दृष्टिकोण मौलाना आज़ाद ने हमेशा हमारे सामने रखा। जब वे शिक्षा मंत्री बने तो उनके सामने संविधान में निहित एक निर्देश सबसे अधिक महत्वपूर्ण था कि 10 वर्ष के अंदर, यानी 1950 के बाद 10 वर्ष के अंदर 14 साल तक के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना था। भारत के हर नागरिक को संवैधानिक रूप से शिक्षा मिले, इस मकसद से इस राष्ट्रीय शिक्षा अभियान को देश में लागू किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और बाद में देश के शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया। मौलाना आज़ाद की अगुवाई में 1950 के शुरुआती दशक में संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी का गठन हुआ। इससे पहले वह 1950 में ही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद बना चुके थे। वे भारत के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे, जिसका काम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शिक्षा का प्रसार करना था। उन्होंने सख्ती से वकालत की कि भारत में धर्म, जाति और लिंग से ऊपर उठकर 14 साल तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एजुकेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी सोसाइटी को भी। जो सोसाइटी में प्रोग्रेस होते हैं, दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ पीपल आर एजुकेटेड। बेटर एजुकेशन विल ब्रिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल। So therefore, every country, more so in the case of India, we need to focus in providing good quality education right from school to higher education. शिक्षा का हमें बहुत बड़ा प्रसार करना था, प्राइमरी स्कूल खोलने थे। उसके बाद उसकी गुणवत्ता की तरफ ध्यान दिया उन्होंने। उसके बाद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में एक्सपेंशन होना था, उधर ध्यान दिया गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जब आप शिक्षा का प्रसार करते हैं, प्रचार भी उस समय करना पड़ता था। लोग शिक्षा में बच्चों को भेजते नहीं थे,
विशेषकर लड़कियों को नहीं भेजते थे, उसके लिए प्रौढ़ शिक्षा की तरफ उन्होंने ध्यान दिया और सोशल एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया कि ये भी बहुत आवश्यक है। और एक चीज़ जो विशेष रूप से ध्यान दी गई थी, जैसे उस समय 4 बड़े इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के IITs के बारे में चर्चा शुरू हुई और वे बनाए गए देश में, आज हम उन पर गर्व करते हैं। सांस्कृतिक संरचना को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया था, बहुत बड़े काम किए थे। आगे चलकर हम इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे, इसलिए जो महत्वपूर्ण योगदान था प्रारंभ में, और विशेष रूप से आप याद करें कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के सामने बड़ी समस्याएं थी। हम एक विभाजित देश थे, लोगों में हमें सहयोग के लिए अच्छी भावनाएं पैदा करनी थी, शिक्षा उसमें योगदान कर सकती थी। तो कहते हैं एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए, पंथिक एकता के लिए उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया था वो भारत के लिए बड़ा उपयुक्त था और हमेशा ऐतिहासिक रूप से उसे याद किया जाता रहेगा। पहली बार शिक्षा क्षेत्र में अपने कदम मजबूत करने के लिए 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना की गई। आज के समय में और 30 वर्ष पहले के आप देखें, उसमें इतना बड़ा अंतर हो गया। जैसे मैं यूँ कहता हूँ, जब हम लोग स्कूल में थे तो हमें कहा जाता था कि ये विज्ञान का युग है। फिर 10-15 वर्ष बाद आया कि विज्ञान और तकनीकी का युग है। फिर हमने एक शब्द का प्रयोग देखा कि ये इंफॉर्मेशन एज आ गई है। अब नॉलेज सोसाइटी की तरफ चलने की बात हो रही है। आज हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का युग है। शिक्षा में दृष्टिकोण बदल गए हैं, विषय वस्तु तो बदलती ही रहती है, तो हमेशा बदलती है। लेकिन जो 21वीं शताब्दी में शिक्षा की सबसे बड़ी बात है और जो उसे 20वीं से अलग करती है, वो है परिवर्तन की गति। 20वीं शताब्दी में बड़े परिवर्तन की शताब्दी उसे हम कहते हैं। विज्ञान में इतने ज़्यादा खोजें हुई, आविष्कार हुए और तकनीकी विकसित हुई, लेकिन उसकी गति जो बढ़ी है वो 21वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में बहुत बढ़ी। आज आप कह नहीं सकते कि कंप्यूटर की कल क्या शक्ल होगी और क्या क्या नए कामों कर सकेगा और कितने कर रहा है। आज हमने दुनिया में सारी दूरियां समाप्त कर दी हैं। शिक्षा में हमें कितनी ही चीज़ें घर बैठकर आपको एक बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी की चीज़ें मिल जाती हैं। आप विश्व में किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। मेरे जैसे लोग जब शोध करते थे तो किसी शोध पत्र को पाने में महीनों लग जाते थे। किसी शोध प्राचार्य से या आचार्य से बात करने में, संपर्क करने में हमें महीनों लगते थे, पत्र व्यवहार होता था। आज हम किसी भी क्षण लोगों से बात कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, गति बढ़ी, शोध की गति बढ़ी, उसके उपयोग की गति बढ़ी और शिक्षा के क्षेत्र में हम सब एक दूसरे के पास में आ गए। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह के परिवर्तन होते हैं उनमें सभी अच्छा ही नहीं होता है। तो शिक्षा को जो अच्छा नहीं है उसकी तरफ भी ध्यान देना जाएगा। एक वाक्य मैं बोलता हूँ कि हम सारे विश्व में एक दूसरे के पड़ोस में आ गए, लेकिन हम पड़ोसी का धर्म भूल गए। अब शिक्षा को इसे बचाना पड़ेगा। अगर 2.5% विद्यार्थी, पूरे विद्यार्थियों की संख्या का केवल 2.5% को ही शिक्षा मिलती हो तो उसमें क्वालिटी मेंटेन करना निश्चित रूप से आसान है। लेकिन जब आप जनतंत्र की बात करते हैं तो इस तरह की शिक्षा नहीं चलेगी। आपको पूरे देश को शिक्षित करना पड़ेगा। इसलिए क्वालिटी, एक्सेस एंड इंक्लूजन की बात हुई कि अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा के दायरे में आएँ और वो अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हो। ये एक बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति है। बहुत लोगों को शिक्षित करना और बहुत क्वालिटी के साथ शिक्षित करना ये कठिन कार्य है, लेकिन असंभव कार्य भी नहीं है। बहुत सारे विकसित देशों में ये काम हो रहा है। लेकिन मूल काम है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा है, इसकी गुणवत्ता में सुधार बहुत ज़रूरी होगी। तब आप क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। शिक्षण यानी टीचर एजुकेशन की क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तब फिर आपकी क्वालिटी के साथ साथ अच्छी शिक्षा मिलेगी। प्राचीन काल में विश्व में शिक्षा के आधार पर ही हमारा वर्चस्व बना था। शिक्षा की जो विशिष्टता है या शिक्षा का जो वैशिष्ट्य है, वेद काल से स्वतंत्रता से पूर्व तक उसके परिणाम स्वरूप हमने सारे संसार को ज्ञान दिया था। यहाँ पर जो कि बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र स्थापित हुए थे, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
और इसी प्रकार से टैगोर ने जो कि विश्व भारती स्थापित किया। ये जो भी बड़े बड़े इस प्रकार के केंद्र थे, जिसमें नालंदा है, अलोरा है, लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए जब आते थे तो वो यहाँ का ज्ञान सारे संसार में ले जाते थे। तो इसलिए हमारा देश बृहत्तर भारत बन गया, जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक भारत। तो सांस्कृतिक भारत की नींव शिक्षा के माध्यम से हुई। शिक्षा और विद्या, इन दोनों में अंतर है। शिक्षा तो भौतिक जगत की शिक्षा है, जानकारी है, परंतु विद्या जो है वह आध्यात्मिक क्षेत्र की जानकारी है। अर्थात शिक्षा में हमारी दृष्टि सारे संसार के बाह्य चीज़ों की तरफ जाती है, लेकिन विद्या में आंखें बंद करके हम अंतर यात्रा करते हैं और अंदर जो गुफा है उसमें बैठी हुई दिव्य जो एक मूर्ति है उसके दर्शन करके ऊर्जावान होकर के बाहर आते हैं। इसलिए शिक्षा, विद्या, परा भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, ये सब शिक्षा के विषय हैं। काफ़ी बदलाव आया है। जैसा कि पहले हम देखते थे कि स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अब उस पर जो है थोड़ा सा जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे जो ये हैं, वो बच्चों को लेकर जागरूक इसलिए हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। और इस अभियान में जहाँ तक गांव-गांव में जाके आप देखिए, जो गरीब बच्चे हैं जो पहले इससे वंचित रह जाते थे वो भी अब जाने लगे हैं। और इस अभियान में जब मिड डे मील जुड़ गया तो उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और मैं इसका प्रभाव इस तरह से देखता हूँ कि बच्चे अब पढ़ने लगे हैं। थोड़ा बहुत जो ड्रॉप आउट आप देखते हैं, ये आर्थिक तंगी से अगर हो रहा है तो वो मैं उस पर नहीं कमेंट करना चाहूँगा, लेकिन जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। और आज शहर, गांव हो, कस्बा हो या शहर हो, लोग चाहते हैं कि बच्चे उनके पढ़ें और कुछ न कुछ स्किल सीखें, कुछ न कुछ ऐसे बातें जाने की जिससे कि वो अपने जीविका को लेके आगे बढ़े या कुछ और कुछ करना चाहें। जो उसमें प्रतिभाशाली होते हैं उनका भी बहुत बड़ा ये है कि अगर गांव में हम टैलेंट देखना चाहें, शिक्षा से मैं ये नहीं समझता हूँ सिर्फ पढ़ाई शिक्षा हो सकता है, खेलकूद में बच्चा आगे बढ़ सकता है, कोई और हुनर है उसमें आगे बढ़ सकता है। तो ये जागरूकता तब आती है जब बच्चे ही बच्चे एक साथ जब क्लास में रहते हैं, उसमें ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, तब इंफ्रास्ट्रक्चर तो है हमारे, अगर बच्चे ही ना आए तो उसका फ़ायदा क्या। तो इस अभियान से मैं ये देखता हूँ कि इसमें काफ़ी जागरूकता आई है और गांव-गांव कस्बों में भी बच्चे पढ़ने लगे हैं और इसका प्रभाव हमें पॉजिटिव दिखता है और आने वाले दिन में इसकी कंटिन्यू रहना भी चाहिए। 1950 के दशक में ही सूचना और तकनीक के क्षेत्र में शिक्षा पर ध्यान देने के लिए देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया गया। इसके गठन से सामान्य वर्ग के हर एक विद्यार्थी को उच्च स्तर की शिक्षा दी गई। शिक्षा का अर्थ अगर कोई है, वो एक तो उसको अर्थकरी तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में उसे मानव बनाने की भी शिक्षा आनी चाहिए। हम लोग यहाँ डॉक्टर बना रहे हैं, वकील बना रहे हैं, प्रोफेसर बना रहे हैं, नेता बना रहे हैं, बहुत कुछ इस तरह के जो स्थान हैं वो दे रहे हैं उसको, व्यक्ति बच्चे को, लेकिन उसे मानव नहीं बना रहे। अगर ये स्थिति रही तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग जो हैं फिर वो हमारे जो ये महापुरुष जिन्होंने कहा था कि नहीं, अगर दिल से शिक्षा दी जाए तो एक क्रांति आ सकती है। सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार के तहत भारत में धर्म, जाति और लिंग के ऊपर उठकर 14 साल तक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने पर बल दिया गया। भारत सरकार ने देश में सर्व शिक्षा अभियान शुरू कर हर एक नागरिक को शिक्षा का हक प्रदान किया। केंद्र सरकार ने 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले सभी विद्यार्थियों के लिए इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में की। इसके तहत शिक्षकों के लिए लगातार कई प्रशिक्षण सत्र रखे गए। देश भर के सभी राज्यों के सभी प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों के बाहर अनिवार्य रूप से सब पढ़ें, आगे बढ़ें का नारा लगाया गया। यह नारा जनता को यह संदेश देने के लिए था कि स्कूलों के दरवाजे समाज के सभी वर्गों के लिए खुले हैं। इसके तहत सभी धर्मों, जातियों, वर्गों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने का प्रावधान किया गया। देश में सर्व शिक्षा अभियान को और व्यापक रूप दिया गया। इस योजना के तहत देश के अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए कई विशेष योजनाओं को लागू भी किया गया। आगे चलकर इस अभियान के तहत दिव्यांग समावेशक शिक्षा योजना को लाया गया और देश के सभी दिव्यांग बच्चों को स्वस्थ व सामान्य बच्चों के समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया। निश्चित रूप से बहुत ही ये
एम्बिशस प्रयोग थे, सर्व शिक्षा अभियान या RT एक्ट, और इसका फ़ायदा दिखाई देने लगा है। जो शिक्षा के दायरे से बाहर थे वो शिक्षा के दायरे में आए, क्योंकि अब उनका हक हुआ शिक्षा, एक बड़ी बात हुई। बहुत सारे विद्यालय में जहाँ की उनके एडमिशन्स संभव नहीं था, वहाँ भी उनके एडमिशन होने लगे, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के तहत 25% सीट्स पहली कक्षा के लिए उन स्कूलों को इन विद्यार्थियों के लिए जो अभी तक शिक्षा के अधिकार से वंचित थे उनको देना पड़ा। इसका असर इतनी जल्दी नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, जब ये मुख्य धारा में आज से 7 साल या 8 साल के बाद, क्योंकि शिक्षा का अधिकार शुरू हुए ही बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे इसका असर आएगा। लेकिन ये चुनौती है कि जब आप बहुत अपना दायरा बढ़ाते हैं क्वांटिटी के ऊपर, तो क्वालिटी मेंटेन करना निश्चित रूप से चुनौती है। ये केवल शिक्षा के लिए नहीं है, ये चिकित्सा के लिए भी है, ये विज्ञान के लिए भी है, ये और अन्य काम के लिए भी यही नियम लागू है। बहुत छोटे लोगों को, बहुत कम लोगों को बहुत अच्छी बातें बता देना बहुत आसान है, लेकिन जब लाखों करोड़ों, और हमारा देश 125 करोड़ का देश है, वहाँ तक पहुँचाना कठिन काम है। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने सबको स्कूली शिक्षा सुलभ कराने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून बनाया। इस कानून से जिनके बच्चे पढ़ने के बजाय अपने माता पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाते हैं, उन पर कक्षा में जाने का दबाव बनाया गया। गरीबी और जागरूकता की कमी के कारण लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित थे। इन सभी बच्चों तक शिक्षा का प्रकाश पहुंचाने के लिए अनिवार्य व मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में बनाया गया। On one hand, हमारा चैलेंज है how to provide accessibility to large number of people, but at the same time हम excellence के ऊपर भी हमारा attention रखना चाहिए, because we don't want to produce poor quality students coming out of the universities or colleges. So how to balance between achieving excellence and also providing greater access to the students. So this is something that the educationists have to think about it. That is why I said teacher training also is very important, because we cannot at any we cannot allow the quality of the education to degrade. That's very important. शिक्षा का अधिकार कानून के तहत पूरे देश में 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले सभी बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया गया। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर शुक्रवार के दिन 11 नवंबर 2011 से इसकी शुरुआत कर दी गई। इसके तहत प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को किसी भी अनपढ़ बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार वाली कक्षा में सीधे प्रवेश देने का निर्देश दिया गया। बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, होना चाहिए, क्योंकि जैसे विषय वस्तु बदलती है उसकी पद्धतियाँ बदल सकती हैं। एक ज़माना था जब हमने एक योजना शुरू की थी भारत सरकार ने, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और उसका उद्देश्य था कि हर स्कूल में एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। आज हम स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं। आज हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, और वो आवश्यक है, उससे आप पीछे नहीं जा सकते। इसलिए सब चीज़ें बदलती रहती हैं। जो प्रयोगशालाओं के उपकरण थे वो सारे के सारे बदल गए हैं और बदल जाने चाहिए। तो शिक्षा जो है बदलाव लाती है, और उसके लिए स्वयं अपना कलेवर लगातार बदलती रहती है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने के बाद इसका दायरा बढ़ाने की लगातार कोशिश जारी है। शिक्षा से वंचित बच्चों को इस कानून के प्रावधानों का फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है। हमारा देश में चैलेंजेस अलग है व्हेन यू कंपेयर विद अदर कंट्रीज़। हमारा देश में आगे 10 साल में हम कम से कम 300 मिलियन स्टूडेंट्स को हम एजुकेट करना पड़ेगा। सो ये चैलेंज दूसरा कंट्रीज़ में नहीं है। सो how to provide more accessibility to higher education is one of the biggest challenges in our country. हमारा देश में 800 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 40,000 कॉलेजेस हैं। तो to meet this challenge, I think we need to look at other ways of imparting education. For example, MOOCs और ऑनलाइन एजुकेशन। आज हमारा एजुकेशन ऐसा है, कोई पढ़ना चाहिए तो यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होना और हॉस्टल में रहना है, क्लासेस अटेंड करना है, लेकिन सभी लोग को ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। आई मे बी फ्रॉम ए पुअर फैमिली, फ्रॉम ए रिमोट विलेज, आई कैन नॉट कम टू दिल्ली और गो टू ए बिग सिटी एंड स्टडी। कैन आई टेक the education that is imparted in the university even to the remotest part of the country using technology? I think this is something that we need to do.
we need to make our education time and space independent. I should be able to study any time that I want to study. छोटे मोटे कारोबार में लगे परिवारों को अक्सर अपना ठिकाना बदलना पड़ता है और उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। सड़कों के किनारे गुजर बसर कर रहे लोगों के बच्चों को भी स्कूली शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। शिक्षा का अधिकार कानून में समाज के हाशिए पर रह रहे बच्चों तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई है। दो बात हैं, एक जो हम टीचिंग करते हैं, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, ये लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। और आजकल इतना इन्फॉर्मेशन है, हमारा फिंगर टिप्स में इन्फॉर्मेशन है। टीचर रोल ये होगा कैसा स्टूडेंट को गाइड करना है टू वीड थ्रू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड पिक अप द राइट इन्फॉर्मेशन सो दैट दे गेट द राइट स्किल्स। और दूसरा बात है, हमारा टीचर्स भी दे शुड बी अप टू डेट विद द changes that are happening in education, especially in the area of technology. So मेरा ओपिनियन में टीचर्स को भी ठीक से हम ट्रेनिंग देना पड़ेगा to sensitize them how to make our education more student learner centric rather than teacher centric. जो परिभाषा शिक्षा की दी गई है वो तो शाश्वत है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मतलब मनुष्य के अंदर पूर्णता है, उसको विकसित करने का जो मार्ग है वो शिक्षा है। पहले जो शिक्षा दी जा रही थी वो ज़्यादा जीवन आधारित थी, ज़्यादा कौशल आधारित थी। धीरे धीरे इसमें जटिलताएं आती गईं, क्योंकि समाज जटिल होता गया, हमारी मांगें, हमारी आवश्यकताएं जटिल होती गईं। तो शिक्षा क्या है? जीवन के लिए तैयार करने का नाम शिक्षा है। तो जब जीवन जटिल होगा तो शिक्षा भी उन जटिलताओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने का जरिया बनी। लेकिन इस क्रम में धीरे धीरे शिक्षा आर्टिफिशियल हो गई, शिक्षा बनावटी हो गई, और जिस चीज़ के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें, मैन मेकिंग चीज़ें थी शिक्षा में, वो हटती चली गई। अलग अलग बातें हो गई, कक्षा में कुछ और सीखना है, भाषण किसी बात पर देना है, और जीवन किसी और चीज़ के लिए जीना है। ये दिक्कतें जरूर आई हैं। अन्यथा कई मामलों में बहुत आगे बढ़ी है शिक्षा, रिसर्च के रूप में, विज्ञान के रूप में, अनुसंधान के रूप में बहुत आगे बढ़ी है। लेकिन मनुष्यता के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिस पर समाज का पूरा सरोकार है, जिस पर कि आपकी दुनिया अच्छी है बुरी, जिस पर जो निर्धारित करती है, उन चीज़ों में कुछ कमियां हैं, जिस पर फिर से ध्यान देने की जरूरत। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर तबके के विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा मिले, इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। परिवर्तन आ रहा है। हमारा स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी तक बहुत परिवर्तन हो रहा है, लेकिन a rate of change has to be accelerated to keep in pace with the changes that are happening everywhere. For example, in our country, we need to put more emphasis on vocational training. There are a lot of services that are need to be provided in the country, and we need skilled people. So that is one area on which I think we need to provide, and the government is doing enough. It is taking up several programs for skill development and for strengthening the vocational education in the country, in addition to the higher education. So we should not focus only on higher education, or we should not focus only on skill development. It should be a combination of all these efforts which will improve and provide more opportunities to the people. शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार शिक्षा में निवेश कर रही है। इस निवेश के तहत सन 2014-15 में शिक्षा खर्च का जीडीपी दर 4.13% रहा था। इस अभियान के तहत 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए देश में रैंकिंग प्रणाली लागू होने की दिशा में काम हो रहा है। देश में सर्व शिक्षा अभियान को व्यापक रूप देने की दिशा में केंद्र सरकार ने कई दिशा निर्देश तैयार किए हैं। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में शिक्षा के स्तर को और सुधारने की दिशा में सरकार के साथ समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है।